जी हैं। उससे पहले अगर कोई बच्चा कुछ कहना चाहे तो एक बार फिर मैं पूछना चाहता हूं कि अगर किसी बच्चे ने कुछ तैयारी की हो और देख लें, सोच लें, तब तक हमारे संदीप जी। जी संदीप जी। संदीप जी। हाँ, नमस्कार सर। परम आदरणीय हमारे आदर्श वक्ता गोयल सर, नमस्कार। हमारे वाइस प्रिंसिपल एवं प्रखर वक्ता आदरणीय सतीश सर, हमारे टीडीसी महोदय आदरणीय राजवीर सर और सभी जुड़े हुए प्यारे बच्चों, जैसा कि सर आवाज जा रही है? सर आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, मैंने ठीक म्यूट कर ठीक लिया सर, था अपने आप धन्यवाद को, सर। आपकी बात पूरी तरह अच्छा सुनने के अच्छा लिए। जी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जैसा कि हम लोग आज 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो आज के दिन की सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामना। और अभी जैसा कि हमारे आदर्श वक्ता के रूप में प्रसिद्ध और अनगिनत गुणों से युक्त साइंस से रिलेटेड गणित विषय से संबंधित होने के बावजूद भी साहित्यिक विषयों पर भी इतनी अच्छी पकड़ रखने वाला मैंने अब तक नहीं देखा। होते हैं कुछ लोग, लेकिन इतना मतलब हर चीज में इतनी अच्छी जानकारी, लोग अपने विषय के विद्वान हो जाते हैं, लेकिन हर विषय पे पकड़ रखना बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए हमको लगता है कि गोयल सर बहुत अध्ययन करते होंगे, क्योंकि बिना अध्ययन के संभव नहीं है, क्योंकि पूरा जीवन निकल जाता है अगर कोई एक विषय को जानना चाहे, और इतने विषयों पर कमांड करना बहुत बड़ी बात है। अब हम आते हैं टॉपिक पर। जैसा कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, लेकिन जैसे किसी चीज को लॉन्च करने का एक दिन निर्धारित किया जाता है, कोई भी चीज बनती है आज के समय में, तो लेकिन पूरी तरह से इसको लॉन्च किया गया, मतलब पूरी तरह से इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी को तो हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन ये जो 26 नवंबर है, इसको हम संविधान दिवस का दर्जा देते हैं। और संविधान के बारे में जैसा कि गोयल सर ने बताया है कि सबसे मेन चीज जो है, जो इसकी प्राण है, जो इसकी आत्मा है, वो प्रस्तावना में निहित है। यानी प्रस्तावना को हम इसका प्राण कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं, समरी कह सकते हैं, सारांश कह सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट स्तर पर भी जब कोई बात फंसती है, तो प्रस्तावना की तरफ देखा जाता है कि प्रस्तावना में क्या लिखा है। बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं कई बार देखा हूं कि कुछ मुद्दे फंसे, तो वहां पर जज लोग भी प्रस्तावना को आधार बना करके ही अपना निर्णय सुनाए, क्योंकि प्रस्तावना को बदल नहीं सकते। तो जैसा कि सर ने अभी बताया, मैं बच्चों को भी बताना चाहूंगा कि जो खासकर इंटर में होंगे, मतलब आगे कॉलेज में जाने वाले होंगे, जीएस के क्वेश्चन में प्रस्तावना से एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। उसमें अभी सर ने बताया कि एक शब्द आता है पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, राष्ट्रीय अखंडता। ये जब सब जो शब्द हैं तीनों, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए थे, और इसी में से एक क्वेश्चन बन जाता है। और दो क्वेश्चन और जो बनते हैं वो होता है कि किस भाग में मौलिक अधिकारों की बात की गई है, भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्यों की बात कहाँ है, वो भाग 4 के कै परिशिष्ट में है। तो हम बहुत उस पर नहीं जाएंगे, आप लोग किताब से भी बहुत चीजें पढ़ सकते हैं। मैं जैसा कि सर ने कहा कि प्रस्तावना पर ही अपने विचार को केंद्रित रखूंगा। जैसे उसमें एक शब्द आया संप्रभु, संप्रभुता जिसको बोलते हैं, खासकर मैं बच्चों को बताना चाहूंगा, संप्रभु का मतलब होता है कि हम अपने आप में पूर्ण रूप से पावरफुल हैं। मतलब किसी देश की अनुमति की जरूरत नहीं है, हम जैसा चाहें अपने संविधान, अपना देश उस तरह से चला सकते हैं अपने संविधान के अनुसार। इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा।
और एक शब्द आता है समाजवाद। समाजवाद का अर्थ, सही अर्थ होता है कि देश में जितने भी संसाधन हैं उसका समान स्तर, मतलब समान रूप से सभी लोगों तक उसको पहुंचाया जाए, किसी के साथ कोई भेदभाव न किया जाए। असली समाजवाद यही है। और एकता अखंडता तो हम लोग जानते ही हैं कि जो हमारे लिए कितना जरूरी है, चाहे वो विद्यालय स्तर पे हो, चाहे वो पारिवारिक स्तर पे हो, चाहे वो समाज के स्तर पे हो, चाहे राष्ट्र के स्तर पे हो। और प्रस्तावना में 3-4 शब्द और आते हैं, न्याय, समता। इसी सब के लिए इसी संविधान को रचा गया। क्योंकि अगर कोई एक गाइडलाइन नहीं होगा तो हम लड़ेंगे आपस में। हम अपनी बात ऊपर करेंगे, सामने वाला अपनी बात ऊपर करेगा। और गाइडलाइन रहने से ये होता है कि नहीं, इसको सबको मानना है और उसी के अनुसार देश को तभी चलाया जा सकता है जब जैसे घर में एक मालिक हो तो घर अच्छे से चलता है। तो देश में जब एक कानून रहेगा तो उसको हम आधार बना करके अच्छे से देश को चला पाएंगे। तो एक हमारी मार्गदर्शिका के रूप में एक संविधान काम करती है। और आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। बहुत सारे विद्वानों ने इसमें सहयोग किया, जैसा कि गोयल सर ने बताया, तमाम नाम बताए। राजेंद्र प्रसाद का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। तो और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि अक्सर हम देखते हैं कि जब हमें कोई काम करने से रोका जाता है तो लोग बहुत सरल शब्दों में कहते हैं ये हमारी स्वतंत्रता है, ये तो हमें संविधान ने अधिकार दिया है। जैसा कि अभी राजवीर सर ने बताया कि हमारी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक हम किसी दूसरे की स्वतंत्रता को प्रभावित ना करें। और एक शब्द और सुनने में आता है, कोई चीज जब रोका जाता है किसी को करने से तो लोग कहते हैं ये मेरा मौलिक अधिकार है। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि लोग मौलिक अधिकारों को तो याद रखते हैं लेकिन मौलिक कर्तव्यों को भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ी विषमता है। जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो उसी समय हमें मौलिक कर्तव्यों को भी याद करना चाहिए कि हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं। क्या हम जिस तरह से मौलिक अधिकारों के लिए अपनी बात को बुलंद कर रहे हैं, क्या मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हैं? मौलिक कर्तव्य बन के रह जाते हैं, जबकि कोई कर्तव्य अगर बन के आप समझ के पालन करेंगे तो पालन हो ही नहीं सकता है। हेलो। जी 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 बिल्कुल। हाँ सर। हाँ आ रही है आवाज आ रही है। जी जी सर। तो खासकर सभी लोगों को मौलिक कर्तव्यों को एक दायित्व के रूप में समझना चाहिए, क्योंकि जब हम कर्तव्य शब्द समझेंगे तो उसके साथ लापरवाही बरतेंगे। लेकिन जब उसको दायित्व के रूप में देखेंगे, मौलिक कर्तव्यों को मौलिक दायित्व के रूप में देखेंगे तो उसका अच्छे से पालन हम करेंगे। और मौलिक अधिकारों से ज्यादा मौलिक कर्तव्यों की जरूरत है। मौलिक अधिकार तो हमें मिले ही है, उससे कौन छीन रहा है। लेकिन जब भी हमें किसी बारे में चर्चा होती है, लोग कहते हैं मेरा मौलिक अधिकार है, लेकिन मौलिक कर्तव्यों को लोग अनसुना करते हैं, जो कि हमारे देश की अखंडता और एकता और समता और न्याय के लिए बहुत ही जरूरी है। और आज के दिवस पर मैं एक बार पुनः सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। और गोयल सर ने बहुत सारी अच्छी बातें बताई और हमको तो नहीं लगता कुछ चीज छूटी होगी। हाँ, थोड़ी सी वैसी आंकिक चीजें छूटी होंगी, जैसे कितना समय लगा बनने में, कितने भाग हैं, अनुच्छेद हैं। ये सब आप किताबों से देख सकते हैं। ये सब कोई ऐसा नहीं है कि हम इस पर बोल देंगे तो ये वही लकीर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। मेरा मेन वो था कि भाव को स्पष्ट किया जाए कि आज को मनाया क्यों जाता है। मनाने का मतलब ये होता है कि जो लोग इसके लिए जी जान मेहनत करके इतना अथक परिश्रम से देश के लिए एक संविधान बनाए, अगर हम उसका पालन करेंगे तो उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दिन को इसी नाते याद किया जाता है कि बराबर उसको हम रिमाइंड करते रहें, भूलें ना उसको, अपने मूल अस्तित्व को। और उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने इतना परिश्रम करके
कई देशों से हमारे संविधान को लिया गया, आयरलैंड से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कनाडा से, जापान से, सभी जगह से संग्रह करके एक अद्वितीय संविधान बनाया गया, जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो आज हमें पुनः उन लोगों को याद करने की जरूरत है, और याद करने की नहीं, नियमों का अगर पालन करते हैं तो अपने आप उन लोगों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और पुनः पुनः बधाई और हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ईमानदारी की बात बताऊं तो संदीप जी, आपने बहुत बड़ी बड़ी और बहुत ही सारगर्भित और बच्चों के सबसे ज्यादा उपयोगी बातें बताई। क्योंकि ये जो प्रश्न है ना, चाहे वो कौन से भाग में आता है, कैसे इनके लिए उपयोगी हो सकता है, मुझे लग रहा है कि बच्चों के लिए आज का ये आपका सेशन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और अब मैं हमारे मध्य हमारे भाई साहब सतीश जी हैं, उससे पहले मैं एक बार आपको संविधान दिवस की